क्रॉस करो। नमस्कार, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं आपके और हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ। कोशिश हमारी रहती है कि एक विषय को चुने, उस विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करें स्टूडियो में बैठकर, जिससे कि घर बैठे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें। आज के कार्यक्रम का आगाज़ करने से पहले हम आपको बता दें 24 मई को पूरा विश्व मनाता है सिजोफ्रेनिया दिवस। इसको मनाने के पीछे की वजह को भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये बीमारी क्या है और क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसका बचाव संभव है, क्या इलाज संभव है। तमाम तरह की बातें हम तो आज करने वाले हैं इस बीमारी के बारे में, यानी कि सिजोफ्रेनिया हमारा आज का विषय है। विषय से संबंधित अगर किसी भी तरह की कोई भी जिज्ञासा आपके मन में है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मौका है आपके पास भी, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम सजीव प्रसारित होता है और फ़ोन इन पर आधारित है। तो आप भी हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लीजिए, जिन नंबरों के माध्यम से आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे स्टूडियोज़ के नंबर पहले नोट कर लीजिए। हमारे स्टूडियोज़ के नंबर हैं 2666-335, दूसरा नंबर है 26654778। अगर आप देहरादून शहर के बाहर से हमसे संपर्क कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, इन्हीं नंबरों के आगे आपको लगाना होगा हमारे शहर का एसटीडी कोड जो है 0135। नंबर्स आपने लिख लिए हैं तो मिला लीजिए। 0135 हमारे शहर का एसटीडी कोड है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, देहरादून शहर के बाहर से अगर आप संपर्क कर रहे हैं तो स्टूडियोज़ के जो नंबर हमने आपको बताए हैं उन नंबरों के आगे शहर का एसटीडी कोड ज़रूर लगाइएगा, तभी हमसे बातचीत हो पाएगी। स्टूडियोज़ के नंबर मिला लीजिए 2666-335, दूसरा नंबर है 266-5478। दर्शकों, हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि अगर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपके मन में है, तब भी आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ आज स्टूडियो में जो मेहमान आए हैं वो हैं मनोरोग विशेषज्ञ और साथ ही साथ हमारे शहर के वरिष्ठ फिजिशियन भी हमारे बीच हैं, तो आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं उनका तारुफ करा देती हूं जो हमारे आज के मेहमान हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर अजीत गहरोला। आप पूर्व निदेशक हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। नमस्कार। नमस्कार। साथ ही हमारे बीच हैं डॉक्टर निशा सिंगला जी, आप मनोचिकित्सक हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। मैम, जैसा कि मैंने अभी बताया अपने दर्शकों को कि 24 मई को सिजोफ्रेनिया दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के बारे में पहले थोड़ा सा प्रकाश डालिए, फिर बातचीत शुरू करेंगे। देखिए, 24 मई को हम वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे बनाते हैं। इसका जो मेन कारण है कि लोगों के बीच में इस बीमारी को जागरूक करना। हमारी इस बीमारी के साथ बहुत सारी भ्रांतियाँ जुड़ी हुई हैं, बहुत स्टिग्मा अटैच्ड है। भ्रांति जैसे कि जब भी इस बीमारी आती है तो लोगों को लगता है कि कोई ऊपरली हवा आ गई है, ठीक है, तो लगता है कि कोई देवी देवता है हमारे अंदर आ गई है। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं उसको हम दूर कर सके, लोगों को जागरूक कर सके, और कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इसका ट्रीटमेंट संभव है, और सही समय पे मनोचिकित्सक के पास जाए, ना कि किसी तांत्रिकों के पास जाके अपना इलाज करवाएं। तो मेन मकसद जो हमारा इसका सेलिब्रेट करने का जो 24 मई का स्किज़ोफ्रेनिया डे है कि लोगों को जागरूक कर सके रिगार्डिंग इसका ट्रीटमेंट, और इसके साथ जो भ्रांतियाँ हैं उसको हम ख़त्म कर सकें। बिल्कुल। और दर्शकों, हम यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि पूरे विश्व में 1% लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो 1% जो आबादी है वो भी कम नहीं होती। अगर हम पूरी आबादी का 1% निकालते हैं तो काफ़ी लोग हो जाते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि मानसिक रोगों की जब भी बात आती है तो लोग जिस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाते। सबसे पहले शुरुआत तो वो जाते हैं ओझाओं के पास, बाबाओं के पास। उनको ऐसा लगता है कि किसी प्रकार का कोई साया आ गया है, भूत प्रेत का साया है, या किसी तरह की कोई हवा लग गई है। मतलब तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, लेकिन मानसिक रोग जो है उसके लिए लोगों की जो सोच है उसके बारे में आप बताएं। देखिए, आज भी हम लोग मानसिक रोगों को एक बड़े असामान्य तरीके से लेते हैं। जब भी हम अपने घर में देखते हैं हमारे घर का कोई सदस्य एक असामान्य व्यवहार करने लगता है, या हमें लगता है कि वो कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो कि एक सामान्य व्यक्ति से हटकर है, यानी कि वो लगता है उसको कि मुझे ये लोग मेरे साथ कुछ गलत काम करना चाहते हैं, मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं, या मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, और साथ साथ एग्रेसिव हो जाता है वो, और कुछ हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। कुछ उसको दिखाई पड़ता है कि मुझे भूत दिखाई पड़ा, मुझे देवी देवता दिखाई पड़ते, मुझे ये चीज़ सुनाई पड़ता है,
मेरे को ये आदमी ने आके ये बताया, तो ये हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। तो आमतौर पे जो आप बता रहे हैं, जैसे खासकर हमारे पहाड़ में भी और सब जगह हम इस बात को मानते हैं कि एक ऊपरी साया एक चीज़ आ गई है, जबकि हमें इस बात को, अपने लोगों को, समाज को जागरूक करना होगा। मानसिक रोग भी एक शारीरिक रोग की तरह बीमारी है, फर्क सिर्फ इतना है वहाँ पे आपके शरीर को बीमारी होती है, यहाँ आपके मन को है। मन और तन दो अलग अलग चीज़ें हैं, और सच ये है कि जैसा हमारा मन सोचता है वैसे ही हमारा तन भी बिहेव करने लगता है, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही होने लगता है। अब मुझे एक्सेप्ट करते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। कॉल ले लेते हैं पहले। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, नाम बता दीजिए। हाँ, मैं तेजपाल से नीलकंठ पौड़ी गढ़वाल से बोल रहा हूँ। जी तेजपाल जी, पूछिए प्रश्न। डॉक्टर साहब से एक जानकारी चाहिए थी कि डॉक्टर साहब पैरालाइसिस अटैक और मिर्गी का जो दौरा पड़ता है, इन दोनों में आप कैसे पहचान करें कि हमें पैरालाइसिस नहीं है, मिर्गी का अटैक है? और मिर्गी का अटैक यदि पाँव में पड़ जाता है या पैरालाइसिस पड़ जाता है, फर्स्ट उपचार क्या देना चाहिए मरीज को जहाँ से अस्पताल दूर है? देखिए, ऐसा है कि हमें इस बात का निर्णय करना होगा कि मिर्गी का जो दौरा है वास्तविक दिमाग के अंदर किसी कमी के कारण है। जैसे कॉमन चीज सबसे ज्यादा है कि जिसको आप लोग कहते हैं कि दिमाग में एक कीड़ा आ गया, न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस, उसके कारण भी फिट्स आने लगते हैं। कभी कभी क्या लगता है कि दिमाग में कोई ट्यूमर आ गया या उसके कारण मिर्गी के दौरे, कभी कभी दिमाग के अंदर एक्सेसिव स्टिमुलेशन होने लगता है और उससे मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। वो एक न्यूरोलॉजिस्ट की काम है। लेकिन कभी कभी कोई बीमारी नहीं होती, अचानक आपने देखा कि माँ ने बच्चे को डांट दिया, सास ने बहू को डांट दिया और बहू ने एक तरह से दौरा दिखाने लगी, वो मानसिक दौरा है। उसको हम मिर्गी नहीं कहेंगे, उसको हम हिस्टीरिया की बीमारी कहेंगे। तो एक बड़ी बहुत पतली सी लाइन है, एक थिन लाइन है कि किस मरीज को साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, किस मरीज को साइकेट्रिस्ट के पास जाना है और किस मरीज को न्यूरोफिजिशियन के पास जाना है। तो मिर्गी का दौरा एक डायग्नोसिस सबसे बड़ी बात ये होगी, ये जानना होगा कि आखिर मिर्गी का दौरा किस कारण से है। तो सामान्य बात यह, जब दौरा पड़ता है तो आपको सबसे पहली बात ये रखनी चाहिए कि मरीज को एक कंफर्टेबल पोजीशन पे लेटा दें, उसका सिर टिल्ट कर दें, और खासकर अगर वो जीभ उसके दांतों के बीच में आ जाती है तो कोई चीज़ ऐसी रखे कि वो जीभ को काटे नहीं, अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। सर अच्छा, यहाँ पर ये बता दीजिए, जैसे हिस्टीरिया का दौरा है, उसके सिम्टम्स हमें आम आदमी नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन मिर्गी के दौरे को शायद पहचान पाए। हाँ, मिर्गी का दौरे के साथ सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आदमी को एहसास हो जाता है कि उसे दौरा पड़ने वाला है। इसको हम कहते हैं ऑरा। ऑरा का मतलब कई बार उसको लगता है अगरबत्तियां जल गई, कई बार उसको लगता है कि मेरे सामने कुछ रंगीन लाइट्स आने लगी, कुछ समस्याएं, उसको ऐसा कान में घंटियां सी बजने लगी, एक उसको एहसास हो जाता है कि मुझे दौरा पड़ने वाला है। हिस्टीरिया में इस तरह की कोई बात नहीं होती, तो ये देखना जरूरी है। तो ये देख के हम जो है सर फर्स्ट एड किया जा सकता है, जो आपने अभी बताया कि उन्हें कंफर्टेबल लेटा दिया जाए। अगर दौरा आ गया है तो दौरे का जो समय है वो तो आएगा ही, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि उस समय आदमी दौरे के कारण अपने जीभ को नुकसान ना पहुंचाए, या ऐसा न गिर जाए कि उसको चोट लग जाए, या अपने आप को हार्म न करे। तो जैसे पानी के पास है, अब हम अक्सर कहते हैं मिर्गी के जो रोगी है वो पानी के पास न जाए, स्विमिंग पूल में न जाए, या आग के पास न जाए, क्योंकि अगर उसके पास जाएगा अचानक दौरा होगा तो गिर जाएगा। और अकेला मत छोड़िए ना। बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर मिर्गी का दौरा है तो उसे पहचान के आप थोड़ी देर तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जितनी जल्दी हो सकता है आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। निशा मैम, आपसे जानना चाहूंगी मैं, जो हम आज बात कर रहे हैं सिजोफ्रेनिया, इसके मतलब क्या वजह है, किस वजह से होता है ये? को स्किज़ोफ्रेनिया जो इसका सबसे पहला कारण है, एक तो हेरिडिटी, अनुवांशिकता। अच्छा। हाँ, जेनेटिक्स भी इससे रिलेटेड है। अगर घर में कोई हमारे ब्लड रिलेशनशिप में है, किसी को भी है, तो आने वाले बच्चे को चांसेस बढ़ जाते हैं आने के स्किज़ोफ्रेनिया। अच्छा। दूसरा क्या है, ब्रेन में कुछ चेंजेस होती हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिसको हम लोग केमिकल रसायंस कहते हैं हिंदी में, जैसे डोपामीन है, ठीक है, मेन डोपामीन लेवल जो स्किज़ोफ्रेनिया में बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसकी लेवल की वजह, जो लेवल होता है, इसका जो रसायन होता है, ये हमें हेल्प करता है कि सिग्नल को शरीर में और ब्रेन को अटैच करने में। तो इसमें जब असंतुलन हो जाता है तो स्किज़ोफ्रेनिया के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। तीसरा क्या है कि कोई हम नशीले पदार्थ लेते हैं, जब जैसे सबसे ज़्यादा मेन जो नशीला पदार्थ जो स्किज़ोफ्रेनिया के साथ अटैच्ड है वो है चरस और गांजा। अच्छा। उसकी वजह से अगर लंबे समय तक हम लोग लेते हैं, जल्दी उम्र में शुरू कर देते हैं, तो उससे भी हमें स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस हैं उसके भी। जी। और बाकी कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई धक्का, किसी तरह की कोई मतलब डिप्रेशन, इस तरह का आघात जो लग जाता है, क्या उससे भी स्किज़ोफ्रेनिया होता है? इसका मैं आंसर बाद में लूंगी, आपसे पहले कॉल ले लेती हूँ। हेलो। हेलो।
नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। जी, हमारा नाम पंडित सुरेश त्रिवेदी है, जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश से। हम ये पूछना चाहते हैं जी कि जो लोग देर रात जागते रहते हैं तथा दिन में व्यवहार में उनका क्रोध ज्यादा आता है, ये लक्षण क्या मनोरोग में आते हैं? यदि है तो इसकी सावधानी और समाधान क्या हो सकता है, थोड़ा बताने की बात है। देखिए, सामान्य तौर पर एक व्यक्ति को 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। जिस तरह से हम लोग दिन भर काम करते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर से हमारे शरीर को रिचार्ज होने के लिए एक समय चाहिए। तो 6 से 8 का हो सकता है किसी आदमी 4 घंटे में ही वो रिचार्ज हो जाए कि पूरे दिन के काम करने के लिए स्वस्थ हो जाए। तो अगर आप कम सोते हैं तो आपके दिन में आपको आराम नहीं मिलने के कारण आप दिन भर एक थके हुए, एक डिप्रेशन में रहते हैं, थके हुए रहते हैं और काम करने की आपकी क्षमता और ऊर्जा कम हो जाती है। तो हम यही कहते हैं कि सबसे बड़ा टॉनिक क्या है? प्रॉपर स्लीप। अगर आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं, आप अपना एक्सरसाइज करते हैं, अपनी प्रॉपर डाइट लेते हैं, तो आपको किसी टॉनिक की आवश्यकता सर, नहीं अगर कम नींद की वजह से एंग्जाइटी है और क्रोध आ रहा है तो क्या ये मनोरोग में आ सकता है? लेकिन इसका उत्तर बाद में दीजिएगा, कॉल लेती हूँ पहले। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अनिल है, मैं रुद्रप्रयाग से बोल रहा हूँ। जी अनिल जी, प्रश्न पूछिए। मैं अनिल बोल रहा हूँ रुद्रप्रयाग से। जी प्रश्न पूछिए अनिल जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए पहले। अच्छा जी, मैडम मेरी एक भांजी है, भांजी को भी ऐसे है, उसे श्रीनगर में दिखाया था तभी वो सही नहीं हुई, और उसे जब 4 आदमी साथ दिखाई देते हैं वो बेहोश पड़ जाती है। मतलब 4 आदमी एक साथ दिखाई देते हैं तो वो बेहोश पड़ जाती है। इसका इलाज हमने श्रीनगर में दिखाया था, श्रीनगर में उसको कोई बीमारी नहीं निकली। जी निशा मैम, देखिए, जो आपने भी बताया कि 4 आदमी दिखते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, ये ज़्यादातर ये हिस्टीरिया का होता है। जो अटैक होता है इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। इसमें आपने भी देखा, जैसे आपने बताया कि डॉक्टर ने जब ट्रीटमेंट दिया तो उसका कोई इसका रिजल्ट नहीं निकला। इसका रीज़न ये है कि वो फंक्शनल है, इसका कोई आपको इसमें हमें मरीज़ को ध्यान नहीं देना होता है। ये हिस्टीरिया का अटैक है, कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। जब भी इस तरह का अटैक पड़ता है तो मरीज से आप दूर हो जाओ, उसको ज़्यादा ध्यान मत दो कि मरीज को क्या हो गया है, एक टेंशन क्रिएट मत करो घर पे। तो वो मरीज क्या चाहता है कि मुझे अटेंशन मिले, कि सब लोग मेरा ध्यान रखें, तो वो चीज़ आप लोग को नहीं देनी है। तो यही एक हिस्टीरिया और मिर्गी के दौरे में फ़र्क होता है। जैसे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो मिर्गी का दौरा तो कभी भी किसी भी समय आ सकता है, बट जो हिस्टीरिया का अटैक होगा ज़्यादा हमेशा क्या होता है कि लोगों के बीच में आएगा। जब भी 4-5 लोग होंगे तो वो तभी आएगा, तभी इंसान बेहोश होगा। ये एक फ़र्क होता है। तो इसमें आप मेडिकल रिपोर्ट्स कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, कुछ भी कराएंगे, तो इसमें कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो मैम इसमें घबराने की जरूरत, किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं होती है इसमें देखो, ऐसा होता है कि मरीज कर क्यों रहा है ऐसा। हाँ। वजह को जानना वो इम्पोर्टेंट है कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। मतलब बेसिकली उसको प्यार नहीं मिल रहा है घर से, या उसका कई बार, जैसे मैं देखती हूँ फीमेल्स में ज़्यादा होता है ये। फीमेल्स में क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि घर का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। लाइक कई बार ऐसे होता है कि आपको बहुत ज़्यादा दबा के रखा जाता है, जब घर का काम बहुत होता है, आप बाहर भी जा रहे हो, और मतलब जैसे फीमेल्स में रूरल एरिया में ज़्यादा होता है, आप अनएजुकेटेड होते हो, आपको बाहर का भी काम करना है, आप झूला चौका भी कर रहे हो, बच्चों का भी ध्यान रख रहे हो, हर हस्बैंड जो है तो शराब पी के आ जाता है, तो उसे अटेंशन की जरूरत होती है। हाँ, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से जो है हाँ, ये हो सकता ये है। अटैक्स बिल्कुल अनिल जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जहां तक डॉक्टर साहब बता रही हैं। मतलब समय के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है जो बच्ची है वो थोड़ा सा और बड़ी होगी, थोड़ा सा समझने लगेगी, तो शायद जो ये दौरा है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। एक कॉलर और है जो बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, कॉल लेते हैं। हेलो मैडम नमस्कार। नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। मैं लक्ष्मी परिहार बोल रही हूँ, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की दातुला मुंशियारी से बोल रही हूँ ना, मुंशियारी। जी जी लक्ष्मी जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। मेरा 11 साल का बच्चा है मैडम। अपने बच्चे तो है नहीं मेरे, मतलब ट्यूब ब्लॉक हुआ था और 2001 में इलाज कराया था उसका, उसके बाद भी बच्चे नहीं हुए। अभी गोद लिया था बच्चा, 11 साल का है वो। फिर महीने में एक बार बुखार आता है उसको, बहुत ज्यादा 24 घंटा तक बुखार रहता है जी। फिर उसके बाद उसको मतलब हर 5 मिनट में वो मतलब ऐसे बेहोश टाइप का होता है, दिमाग बुखार बहुत तेज आता है, फिर वो बोलता रहता है 5 मिनट तक। क्या होता होगा, कितना कहाँ दिखा दिया मैंने, ठीक ही नहीं हो रहा है। निशा मैम आप बताएंगे। 11 साल का बच्चा। जी जी आप बताइए। इसमें आमतौर पर ये होता है कि जब बच्चों में खासकर जब बुखार ज़्यादा आता है तो हाइपरथर्मिया के कारण कभी कभी बच्चा इरिटेबल हो जाता है और वो एक तरह से कुछ भी बोलने लगता है, बड़बड़ाने लगता है, और वो कई बार तो फिट्स भी आने लगते हैं उसमें। तो उसमें बच्चा इरिटेबल भी हो सकता है, बच्चे का व्यवहार भी बदल सकता है।
साथ ही साथ बच्चे को कभी कभी दौरे भी आने लगते हैं, जिनको कि हम फेब्राइल कन्वल्जेंस कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। इसमें सिर्फ कोशिश ये करें कि बच्चे को आप कोई ऐसी दवा दें जिससे बुखार कम हो जाए, और साथ सबसे अच्छा है कोल्ड स्पंजिंग करें, बच्चे की टेम्परेचर लेते रहे। ठंडी पट्टियां लगाएं सिर जहाँ पे। बच्चे का टेम्परेचर 103-4 बढ़ेगा तो ये समस्याएं जरूर आएंगी। तो कोशिश ये करें बच्चे का इलाज कराएं, उसका बुखार ना बढ़ने दें और कोल्ड स्पंजिंग करें, शायद वही इसका इलाज होगा। सर लेकिन ये मानसिक रोग तो नहीं है? नहीं, मानसिक रोग नहीं, मानसिक बिल्कुल सर। एक कॉल और ले लेते हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार माननीय संचालिका दूरदर्शन, नमस्कार आदरणीय चिकित्सक महोदय। मैं संजय ममगाई बामनवाला देहरादून से। जी नमस्कार संजय जी, पूछिए प्रश्न। हाँ, मैं चिकित्सक महोदय से ये पूछना चाहूंगा कि क्या कारण है शिज़ोफ्रेनिया के। इसके बारे में कई बार जानकारियां आती हैं लेकिन कोई गंभीरता पूर्वक नहीं लेता। क्या कोई शारीरिक कारण हो सकते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, खान पान, भोजन या रहन सहन का, या कोई सामाजिक, क्या कोई शारीरिक कारण है अथवा के सामाजिक कारण है शिज़ोफ्रेनिया के, और इसका क्या इलाज है? क्या कोई हमें दवाई ही करनी पड़ेगी या कोई और दूसरा इलाज कि भाई रख रखाव, जीवन शैली बदलना? जी निशा जी। देखो, स्किज़ोफ्रेनिया का जो मैंने अभी कारण बताया है कि सबसे पहले तो जेनेटिक्स है। अगर हमारे घर में किसी को मेंबर को है तो हमारे वो जीन्स कई बार पड़े रह जाते हैं, और जब हमारे कई बार तो कुछ भी नहीं होगा अगर नहीं होना होगा, लेकिन समटाइम्स क्या होता है जब आपका क्रॉनिक स्ट्रेस, कोई भी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस लंबे समय तक रहता है तो इन जीन्स में कुछ चेंजेस आ जाती हैं, तो वो एक स्किज़ोफ्रेनिया का रूप ले सकती है बीमारी। दूसरा क्या है कि हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से जो ये केमिकल जो असंतुलन हो जाते हैं, कुछ डिसबैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नहीं कोई सामाजिक कारण उसकी वजह से होता है या किसी शारीरिक कारण की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, तो ऐसा तो नहीं है। हम बट कुछ ही ड्रग्स की वजह से हो सकता है कोई, अगर हाँ आपके हेड इंजरी में, अगर कोई लाइफ में कभी हेड इंजरी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है और ब्रेन का कोई पर्टिकुलर पार्ट आपका डैमेज हो जाता है, तो उससे भी आपको ये बीमारी उत्पन्न हो सकती है। मैम मैंने भी प्रश्न बीच में एक किया था, क्या किसी को अगर बहुत बड़ा आघात लगता है तो क्या उससे भी सिज़ोफ्रेनिया हो सकता है? ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन में जो लोग चले जाते हैं। देखिए, डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया एक तो बीमारी बहुत अलग है। डिप्रेशन जो होती है एक न्यूरोसिस में आती है। डिप्रेशन में क्या होता है कि मरीज को मालूम होता है कि हाँ मैं बीमार चल रहा हूँ, पहले मैं खुश रहता था अब मैं खुश नहीं रहता हूँ, पहले मुझे चीज़ों में इंटरेस्ट आता था अब मुझे नहीं आता है। स्किज़ोफ्रेनिया इट्स ए साइकोटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है मरीज को अपने बीमारी के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम होता है, बिल्कुल अज्ञात नहीं होता है, उसको कब शुरू हो जाती है उसको भी कई बार पता नहीं चलता है। अच्छा, जो भी प्रॉब्लम्स होती है पेशेंट को, हाँ, वो उसको पता ही नहीं चलता है। हाँ, बेसिकली क्या होता है तभी मरीज हमारे पास लेट पहुंचता है मनोचिकित्सक के पास। जब एक घर वालों को, आसपास वालों को पता चलता है कि हाँ इसके व्यवहार में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसके विचारों में परेशानी आ रही है, तब मरीज हमारे पास वो लोग लेके आते हैं। आपके पास भी लाने से पहले वो ओझाओं के पास, सबसे पहले तो तमाम तरह के जितने भी झाड़ फूक करने वाले हैं उनके पास लेके चले जाते हैं, और तब तक वो काफी देर भी कर देते हैं कई बार, जो कि बहुत आसानी से शायद जल्दी से ट्रीट किया जा सके, लेकिन हो नहीं पाता है वो बिकॉज बहुत देर से आते हैं आपके पास। अच्छा मैम, लक्षण भी बता दीजिए, किस तरह के लक्षण हमें दिखाई देते हैं सिज़ोफ्रेनिया में? देखो, स्किज़ोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स आते थे, पहले मानसिक रोग जो भी होता है उसमें सबसे पहले विचारों में, हमारे इमोशंस में, हमारे भावों में और हमारे व्यवहार में दिक्कत आती है। अच्छा। जो स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि सबसे पहले इंसान सस्पिशियसनेस, मतलब एक शंका की बीमारी होने लग जाती है, उसको शक होने लग जाता है कि आसपास के लोग जो हैं मेरे अगेंस्ट हैं, मेरे को हार्म पहुंचाना चाहते हैं, मेरा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जब मेरे अगेंस्ट साजिश कर रहे हैं, तो वो इंसान ना डर डर के रहने लग जाता है, रात को सोता नहीं है। तो रात को जब सोएगा नहीं तो वो दिन भर चेक करता है कि यार कोई बाहर से आ तो नहीं रहा, कोई पुलिस तो नहीं आ रही है, तो दरवाजे बंद कर देगा, बाहर के जो लोग हैं उनको मिलने नहीं देगा, कोई रिश्तेदार आ जाते हैं तो उनसे चिड़चिड़ा वाला बिहेव करेगा, क्योंकि उसको डर होता है कि मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। तो धीरे धीरे ऐसी बीमारी बढ़ती है, कई बार घर वालों के भी अगेंस्ट हो जाता है कि मुझे खाने में कुछ मिला दिया है, तो वो खाना खाना भी बंद कर देता है, नींद भी खराब हो गई, हमारा खाना भी खराब हो गया। फिर उसमें क्या होता है कई बार आवाज़ें आने लग जाती हैं, वो ऐसी आवाज़ें होती हैं जिसको हम हेलुसिनेशंस कहते हैं। तो उसमें आम लोगों को वो आवाज़ें नहीं सुनाई देती हैं, वो आवाज़ें जो होती हैं मरीज़ को सुनाई देती हैं। वो थ्रेटनिंग ज़्यादातर पाया जाता है कि थ्रेटनिंग आवाज़ें होती है कि डराती हैं मरीज़ को कि अगर तुम ऐसा काम नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ हो जाएगा। अच्छा। तो इस आवाज़ों की वजह से कई बार मरीज़ 24 घंटे आवाज़ें आना जो किसी और को नहीं सुनाई दे रही हैं, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इस चक्कर में जो मरीज़ होते हैं कई बार सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। अच्छा। तो 10% लोगों में इसमें पाया गया है कि लोग सुसाइड भी कर जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। बातचीत जारी रखेंगे, कॉल ले लेते हैं। हेलो।
हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। नमस्कार, मैं फरहत बोल रही हूँ पंजाब से। जी, मैंने पूछिए अपने प्रश्न। हस्बैंड के बारे में पूछना था जी। वो ना मतलब हमारी पहले उनको नहीं होता था, जब उनकी मैरिज हुई, हमारी मैरिज हुई, मैरिज के बाद वो शुरू हो गए दौरे पड़ने। जी। लेकिन उनको दिन को जागते हुए कभी भी नहीं पड़ते हैं, मतलब जब वो नाइट सोते हैं, जब पूरा गहरी नींद में होते हैं 12-1 बजे के बीच में, वो उनको कुछ पता नहीं होता, वो नींद में ही इतने जोर जोर से उनको झटके लगते हैं। पहले वो ना बहुत जोर जोर से चीखे मारते हैं। जी। पहले जोर जोर से चीखे मारते हैं, फिर उनके बाद उनको झटके लगते हैं। जी। तो कभी कभी तो ये हुआ कि उनके दांत भी टूटे हैं और मुंह से खून आता है, वो झाग सी भी आती है। हाँ, तो उसके बाद वो तकरीबन आधा घंटा तो ये रहता है ऐसे सिस्टम। जी। बहुत जिस्म उनका अकड़ता है। उसके बाद फिर थोड़ी सी जब उनको मतलब हमें कुछ उनको इंजेक्ट करना पड़ता है, इंजेक्शन वगैरह लगाते पड़ते हैं। उसके बाद थोड़ी सी जब उनको होश आती तो बहुत ज्यादा वो तड़पते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा, मेरे सर में दर्द हो रहा। जी। लेकिन जी। उनको जी। कुछ नहीं, उनको पता कुछ भी नहीं होता है। आपने ट्रीटमेंट करवाया है इनका? मैंने MRI करवाया, EEG करवाया, 2-4 दफा मैंने MRI भी करवाया है, लेकिन डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आती है। बस जी, वो नींद की निशा जी, मेडिसिन दे देते हैं, नींद की देखिए, जिस दवाई खा हिसाब लेते से हैं, आप सो जाते हैं। हाँ, जिस हिसाब से आप लक्षण बता रहे हैं ये रात को होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि उस टाइम पे कोई आसपास नहीं होता है, मरीज सो रहा है, तो ज्यादा चांसेस है कि एपिलेप्सी ही है, एक मिर्गी के दौरा ही है। क्योंकि इसमें आपने बताया मरीज को वो भी हो रहा है, दांत भी टूट गए हैं, तो ये हिस्टीरिया में कभी भी मरीज पहले तो उसमें कभी हार्म नहीं होगा। तो इसमें ये ज्यादातर मिर्गी का ही मुझे लग रहा है कि जैसे आप बता रहे हो। स्किज़ोफ्रेनिया भी नहीं है। हाँ, नहीं, स्किज़ोफ्रेनिया भी नहीं है, ये एपिलेप्सी है, सीजर डिसऑर्डर है। इसके लिए आपको न्यूरो फिजिशियन को कांटेक्ट करना चाहिए और इसमें बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। कई बार क्या होता है कि मरीज एक दवाई से उसको रिस्पॉन्स नहीं आता है तो हमें दूसरी चेंज करनी पड़ती है। कई बार दूसरी चेंज करने से कई बार दो मेडिसिन भी एक साथ खानी पड़ती हैं। तो इसीलिए आप इसके लिए सही जगह पे एक न्यूरो फिजिशियन को कांटेक्ट कीजिए, वो आपको इसकी ज़्यादा बेटर सलाह दे पाएंगे। जी। अच्छा सर, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट हैं उसमें ये कहा जाता है जब ये डायग्नोज हो जाता है कि हाँ इनको ये दिक्कत है, तो फैमिली वालों की बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारी बन जाती है। तो क्या किया जाए, परिवार वालों का योगदान जो कैसा होना चाहिए? सर, एक कॉलर है जो प्रतीक्षा कर रहे, पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो। हाँ सर, मैम नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम मोहम्मद कलीम कुरैशी है, मैं सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ, यूपी के। जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। सर, मेरी बच्ची की उम्र 15 साल है जी, और जो कि इसको 7-8 साल पहले एपिलेप्सी के लक्षण हुए थे तो हमने CT स्कैन कराया था जी। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो इसके सरदर्द बने रहते हैं सर, और सरदर्द जो है कंटिन्यू बने रहते हैं, जिससे इसके पढ़ने में भी बड़ी प्रॉब्लम आती है और ये भी फेल भी हो गए 9th में सर। तो मैंने इसकी CT स्कैन भी कराया और पहले भी कराया था। जी। और जी सर ये मतलब अब कहाँ कैसे इसका इलाज कराएं, आप बताइए। क्वेश्चन तो वही था, इन्होंने भी यही पूछा कि इनके भी दौरा आते थे और इन्होंने MRI भी करा लिया, टेस्ट भी करा लिया और उसके बावजूद भी जो है कोई MRI भी कराने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। क्या आप लाइन पे बने हुए हैं? जी मैम, जी मैम। जी, एक बार प्रश्न दोहरा दीजिए संक्षिप्त में। प्रश्न ये है सर मेरा कि मेरी बच्ची को 2006 में एपिलेप्सी आया था जी, तो उसको CT स्कैन कराया था। CT स्कैन कराने के बाद दवा चली 3 से 4 साल के टाइम का जी। तो उसके बाद फिर जो है वो दवा खाने के बाद इनका फिर 5 साल का गैप हो गया, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई सर में जी। आप यहाँ अब फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई है? प्रॉब्लम फिर शुरू हो गई सर, 1.5-2 साल से सर। जी मैम, बताइए। देखिए, ऐसा है कि एपिलेप्सी का ये कि 5 साल उसका ठीक रहा, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दोबारा से शुरू हुआ है तो आपको इसकी दवाई दोबारा से शुरू करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इसको रिलैप्सिस के चांसेस बहुत ज़्यादा है आपकी बेटी में, और आपको दवाई इसकी दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी। इसके लिए घबराइए मत, क्योंकि अगर ये है कि अगर दवाई से अगर मरीज ठीक रहता है एक दवाई लेने से तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मिर्गी का दौरा उसको अगर ऐसी जगह पे आ गया जो उसकी से मतलब लाइक उसकी जीवन पे आ सकता है, छत पे आ गया, पानी के पास आ गया, गैस के पास आ गया, वो ज़्यादा हानिकारक है। एक दवाई देना से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसलिए आप दवाई ज़रूर दीजिए उसको। दोबारा से रिलैप्स होने में एपिलेप्सी के चांसेस होते हैं। मैम, अच्छा ये बताइए ना, जैसे इनको ये लगा कि इनकी बच्ची ठीक हो गई है तो दवाई इन्होंने बंद कर दी, क्या दवाई कंटिन्यू रहेगी हमेशा?
डिपेंड करता है, वो ये है कि कई बार तो कंटिन्यू कुछ मरीजों में कंटिन्यू करना पड़ता है, कुछ मरीजों में कई बार बंद भी हो जाती है। अच्छा। ये मरीज टू मरीज वेरी करता है, हम डॉक्टर्स भी नहीं बता पाएंगे किस मरीज में लाइफ लॉन्ग चलेगी, किस मरीज में नहीं चलेगी। हाँ, तो जहाँ तक इनका केस हमें समझ में आ रहा है, 3 साल तक दवाई दी, ठीक थी बच्ची, बिल्कुल 5 साल तक बिल्कुल ठीक रही, कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अब से फिर से शुरू हो गया है, तो इनको ट्रीटमेंट जो है फिर से शुरू करना पड़ेगा। अच्छा सर, स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट की हम बात कर रहे थे, परिवार वालों की जिम्मेदारी के बारे में संक्षेप में बताइए। देखिए, आमतौर पर जब परिवार में किसी सदस्य को मानसिक रोग होता है तो लोगों का व्यवहार उस रोगी के प्रति बदल जाता है। लोग उसको पनिशमेंट देने लगते हैं या उसको बांध के रख देते हैं। हाँ, बांध देते हैं, या ये कहते हैं कि अरे यार इसकी बात क्या सुननी, ये तो ऐसी फालतू बात करता रहता है। वाकई में ऐसे समय में परिवार को एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करना चाहिए। उस आदमी की भावनाएं बदल गई है, उस आदमी का मानसिक स्वास्थ्य बदल गया है। अब हमें इस बात की आवश्यकता है कि पूरा परिवार उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करे, उसकी भावनाओं को समझे और उसका इलाज करवाए। बिल्कुल मैम, संक्षेप में आपसे भी जानूंगी क्या इलाज संभव है, बहुत संक्षेप में बताइए। हाँ जी, इलाज इसका बिल्कुल संभव है। इसके साथ बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जिसको हम एंटीसाइकोटिक्स के नाम से जानते हैं। तो इसका हम लोग अगर इसमें अगर मरीज सही समय पे आ जाता है तो इसका इलाज ज़्यादा बेहतरी से हो सकता है। ज़रूरत ज़्यादातर देखा है कि मरीज लेट ही आता है, और जितना लेट आता है उस बीमारी का प्रोग्नोसिस जो होता है उतना ही खराब होता है। बिल्कुल, मतलब यह है कि जितना इलाज आसान हो जाता है उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए जो है स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है, इसको किसी भी तरह से भूत प्रेत से मत जोड़िए। और जब भी आपको ऐसा लगता है, सिम्टम्स दिखाई देते हैं किसी व्यक्ति में, वो सामान्य से हटकर कुछ काम कर रहा है, तो उसे जो है डॉक्टर के पास ले जाए, न कि बाबाओं ओझाओं के पास। आप दोनों स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी चर्चा हुई है, समय निकालने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है स्किज़ोफ्रेनिया विषय पर आज हमने जितनी भी बातचीत की है, ये बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपको हमारी आज की चर्चा कैसी लगी? अगर आप फीडबैक हमें देना चाहें तो दूरदर्शन केंद्र देहरादून के पते पर लिखकर हमें भेज सकते हैं। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हेलो डॉक्टर की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।